नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि हम इस चैनल पर राजस्थान के इतिहास का टॉपिक अजमेर का चौहान वंश और अजमेर के चौहान वंश में हम तीसरा एक प्रसिद्ध शासक पढ़ रहे हैं जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को ही बीसलदेव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव ने 1153 से 1163 तक शासन किया है। इनके शासन क्रम के बारे में कुछ विद्वानों के जो शासन की साल है या वंश क्रम है, इसके बारे में मतभेद है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इनके शासन को या इनके शासक बनने को 1158 मानते हैं, पर अधिकांश इतिहासकार 1153 मानते हैं। तो हम शुरू करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को पहली बात हम कर रहे हैं। इनके शासन काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल माना जाता है। तो स्वर्ण काल है तो निश्चित ही उन्नति का काल है। बहुत ही तेजी से हर क्षेत्र में उन्नति हुई, प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुई। इस बात को आप देख सकते हैं। इनके काल में कला, साहित्य, शिक्षा सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। हम अध्ययन करेंगे कला में किस प्रकार कौन कौन सा क्या कला विकसित हुई, साहित्य में क्या कौन सी किताबें रची गई और शिक्षा में क्या हुआ, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो हमने एक प्रश्न जो कई बार आया हुआ है कि चौहान वंश में स्वर्ण काल किसका काल है, हमारे पास उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ का। तो विग्रहराज चतुर्थ की अगली बात है इनके दरबारी कवि। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि, सबसे प्रमुख दरबारी कवि है जयानक भट्ट। और जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय काव्य की रचना की। पृथ्वीराज विजय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वीराज विजय में राजस्थान से संबंधित कुछ प्रथाओं का उल्लेख है। इसकी रचना पुष्कर झील के किनारे हुई। दूसरे दरबारी कवि नरपति नाग है और उनकी रचना का नाम है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में ये एक नाटक है और इसमें महिला पात्र का नाम है राजमती। यानी नरपति नाग ने विग्रहराज चतुर्थ तथा राजमती नामक महिला या राजकुमारी के बीच प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया है। इस प्रकार की कहानियों का उल्लेख किया है। तीसरे दरबारी कवि हैं सोमदेव। सोमदेव के नाटक का नाम है ललित विग्रहराज, संस्कृत भाषा का नाटक है। इसमें भी इंद्रपुर की राजकुमारी देसलदेव और विग्रहराज चतुर्थ के बीच प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात, अगले दरबारी कवि धर्मघोष सूरी। हम इससे पहले अर्णोराज को पढ़ रहे थे। अर्णोराज में भी हमने पढ़ा है धर्मघोष, यहाँ भी ये दोनों शासकों के अधीन थे। धर्मघोष सूरी के कहने पर ही विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर रोक लगाया। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पशुवध पर रोके किसके कहने पर या किनके सुझाव पर, तो वो कौन है, धर्मघोष सूरी। इधर हम एक प्रश्न देखते हैं सोमदेव। सोमदेव का एक कथानक भी आता है। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों में श्रेष्ठ मानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ एक श्रेष्ठ शासक हैं, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, किंतु फिर भी सोमदेव उनको शासकों में श्रेष्ठ तो मानते ही है, साथ में उनको मानते हैं विद्वानों में भी श्रेष्ठ। अगली बात करें विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियों की बात करें, पहली उपाधि हम देख रहे हैं कवि बांधव। कौन सी उपाधि है भाई, कवि बांधव। कवि बांधव उपाधि देने वाले उन्हीं के दरबारी कवि। दरबारी कवि का नाम क्या है, जयानक भट्ट। जयानक भट्ट वही जयानक भट्ट जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। इसी पृथ्वीराज विजय से तराइन के प्रथम युद्ध का उल्लेख मिलता है, दोनों युद्धों का नहीं मिलता, तराइन के फर्स्ट युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी। कवि बांधव का मतलब होता है विद्वानों का आश्रयदाता। दूसरी उपाधि है कटिबंधु। कटिबंधु का मतलब है स्वयं विद्वान होना, स्वयं विद्वान, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ स्वयं भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। और इसकी जानकारी या इसका उदाहरण हमारे सामने है हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ की नेक्स्ट बात हरिकेली नाटक। हम बात कर रहे हैं स्वयं ने विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। हरिकेली नाटक से संबंधित प्रसंग भी परीक्षाओं में आते रहते हैं। देखते हैं वो कौन से प्रश्न है। पहली बात, हरिकेली क्या है, नाटक।
क्या है भैया के नाटक, पहली बात। दूसरी बात, हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा का नाटक है। हरिकेली नाटक भारवी बहुत बड़े विद्वान है, भारवी की रचना है किराता जोनियम। भारवी की रचना क्या है भाई? किराता जोनियम। इस किराता जोनियम से प्रभावित होकर विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। अब देखिए हम बात करें इस भारवी की रचना में भी और हरिकेली, इन दोनों में क्या प्रसंग है? दोनों में प्रसंग है अर्जुन व शिव के बीच विवाद का कोई प्रसंग है, यानी कि अर्जुन तप करते हैं कोई ज्यादा, मतलब अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव का ही तप करते हैं। भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने के लिए शिकारी का भेष धारण करके आते हैं। उधर से एक हिरण निकलता है, उसी समय भगवान शिव शिकारी के भेष में तीर चलाते हैं और उसी समय अर्जुन, दोनों का तीर एक साथ चला और वो हिरण मर गया। अब उस पर दोनों अपना अपना हक जताते हैं, वो कहता है मैंने मारा, वो कहते हैं मैंने मारा। अब अर्जुन की बात समझ में आती है कि मुझसे बड़े धनुर्धारी इस दुनिया में कोई ज्यादा नहीं है। भगवान शिव हैं या भगवान इंद्र हैं या द्रोणाचार्य हैं, तो द्रोणाचार्य भी नहीं है, इंद्र भी नहीं है, तो कौन हो सकते हैं? भगवान शिव। तो शिव भगवान प्रकट रूप में आए और उनको कहा कि आप इंद्र के पास जाओ और ऐसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करो। इस प्रकार की प्रसंग का उल्लेख हरिकेली नाटक में हमें प्राप्त होता है। ये जो हरिकेली नाटक है, इसके कुछ अंश हमें दो जगह मिलते हैं। कितनी जगह मिलते हैं भाई? दो जगह। अगर दो जगह की बात करें तो एक जगह है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कहाँ है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे अभी। इस अढ़ाई दिन के झोपड़े पर इस नाटक के कुछ अंश लिखे हुए हैं। दूसरा जगह है ब्रिस्टल, जो ब्रिटेन में है। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल शहर में, उस समाधि पर लिखा हुआ है हरिकेली नाटक के कुछ अंश। भारत के शासक अकबर द्वितीय जब थे, तो अकबर द्वितीय के दूत के रूप में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे और अकबर द्वितीय ने ही उनको दूत की उपाधि, राजा की उपाधि दी थी। तो वहीं रह गए और वहीं पर समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ का काल स्वर्ण काल और उनके दरबारी कवि, वो विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। उनकी उपाधियां दो हैं, कवि बांधव, कटिबंधु। उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की। नेक्स्ट बात करते हैं, टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा बसाया और बीसल सागर बांध का निर्माण करवाया। ये जो बांध है आज के दिन राजस्थान की एक बहुत बड़ी पेयजल परियोजना है, जहां से अजमेर, टोंक, जयपुर आदि जिलों के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से हम विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसी से आगे और अभी और है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में और पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं 1153 में विग्रहराज चतुर्थ ने क्या करवाया, उसकी बात करते हैं। 1153 में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत की पाठशाला का निर्माण कहाँ करवाया? अजमेर। 1153 में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत की पाठशाला का निर्माण करवाया। इससे हम समझ सकते हैं कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य के विकास पर सर्वाधिक बल दिया। इस पाठशाला में, ये जो पाठशाला है, इस पाठशाला में उस समय 84 विषय का अध्यापन करवाया जाता था। कितने विषयों का भी? 84। इस समय हम 84 विषयों का नाम भी नहीं जान सकते, बोल सकते, और उस समय वो 84 विषय का वहां अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट बात, तुड़वाया गया, यानी कि वर्तमान में यह पाठशाला अवस्थित नहीं है, तो तुड़वा दिया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत के कुछ प्रदेशों को जीता तो मोहम्मद गौरी अपने गजनी प्रदेश चला गया और मोहम्मद गौरी ने अपने दास को भारतीय
प्रदेशों का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस सरस्वती कंठावरण जो पाठशाला है इसको तुड़वा दिया और तुड़वा कर इसको बनवा दिया। क्या बनवाया? 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये बनवा दिया। अब इस पर भी है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कैसे है, कितने दिन में बना, इस पर बात है। 2.5 दिन के झोंपड़े की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे इस झोंपड़े का वास्तुकार। ये वास्तुकार हम उस पाठशाला का नहीं पढ़ रहे हैं, ये वास्तुकार हम पढ़ रहे हैं 2.5 दिन के झोंपड़े का। वास्तुकार है अबू बकर। नेक्स्ट बात करें, इसे हम कहेंगे 16 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों का स्मारक, 16 स्तंभों का महल, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। 2.5 दिन के झोंपड़े को कह सकते हैं राजस्थान की पहली मस्जिद। राजस्थान की पहली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे ही भारत की पहली मस्जिद भी है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, और वो कुव्वत-उल-इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। जबकि ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है कहाँ है? अजमेर में, क्योंकि संस्कृत की पाठशाला खुलवाई गई वो अजमेर में थी। हाँ, यहीं पर प्रथम फारसी शिलालेख मिला है। राजस्थान का प्रथम फारसी शिलालेख भी हमें कहां से मिला है? 2.5 दिन के झोंपड़े से। इसके बाद हम चर्चा करें 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है। यहाँ एक सूफी संत का मेला लगता है, उर्स लगता है। सूफी संत पंजाब शाह है। सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का मेला लगता है। 2.5 दिन का क्या लगता है? मेला। इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया है। इस प्रकार से हमारे सामने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत की जो पाठशाला थी वो वर्तमान में 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता जब भी आते थे तो यहाँ की जो भी संरचना है, धार्मिक संरचना या जितने भी मंदिर इन सबको तुड़वा कर और नए संरचनाओं का निर्माण करवाते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की नेक्स्ट बात करें। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता था। दिल्ली को जीता, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली को जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब दिल्ली को जीतने से संबंधित प्रश्न तो नहीं बनेगा, पर दिल्ली को जीतने की जानकारी हमें कहां से मिली है? दिल्ली को जीतने की जानकारी हमें मिली है दिल्ली शिवालिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख भाई? दिल्ली शिवालिक अभिलेख। यहां से हमें जानकारी मिलती है। अब प्रश्न आता है कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख किस शासक ने लिखवाया? तो दिल्ली शिवालिक अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं लिखवाया है। दिल्ली शिवालिक अभिलेख जो है उस अभिलेख की रचना या वो अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाया गया था, और ये शासक भारत के महानतम शासक सम्राट अशोक के द्वारा। इस प्रकार से विग्रहराज चतुर्थ की हमने अधिकतर जानकारी की बात की है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने चालुक्य वंश से भी संघर्ष किया। हम शुरू से बात कर रहे हैं कि चालुक्य से संघर्ष, चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश से संघर्ष किया तो चालुक्य वंश के राजा कौन थे? कुमारपाल। इन कुमारपाल से संघर्ष किया और इनको पराजित किया। जिस समय विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली को जीत रहे थे उस समय दिल्ली पर जो वंश है उस वंश का नाम है तोमर। दिल्ली पर तोमर वंश का शासन हुआ करता था। तो विग्रहराज चतुर्थ की चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और विग्रहराज चतुर्थ के छोटे भाई के शासन को देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के छोटे भाई शासक बने। शासक का नाम है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का कालक्रम 1169 से 1177। अब कंफ्यूजन ये आता है कि 1163 में तो उनका शासन समाप्त हो गया, बीच में कौन आए? तो
तो बीच में जो भी आए उनकी चर्चा हमने उस डायग्राम में कर ली थी अर्णोराज को पढ़ते समय, कि कैसे कैसे शासक थे, कौन कौन बेटे थे। जैसे विग्रहराज चतुर्थ का बेटा भी बना था अपरांगे, और उसके अलावा जगदेव का बेटा भी बना था पृथ्वीराज द्वितीय, तो वो उनका कालक्रम है बीच में। अब सोमेश्वर चौहान की हम चर्चा करते हैं कि सोमेश्वर चौहान के बारे में क्या क्या जानकारी। पहली बात, गुजरात के कुमारपाल की शरण में, पहली बात है। यानी कि 3 पुत्र अर्णोराज के थे, जगदेव शासक बना हट गया, विग्रहराज शासक बना हट गया, फिर उनके बेटे बन गए। तब सोमेश्वर को लगा कि अपना नंबर नहीं आएगा, तो सोमेश्वर कहाँ चले गए? गुजरात। और गुजरात में रहता था कौन सा वंश? चालुक्य वंश। उसी चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल की शरण में सोमेश्वर चौहान चले गए, वहीं रहते थे। बाद में जब अजमेर के चौहान शासकों के वंश क्रम में परेशानी आई कि अब चौहानों की सत्ता कौन चलाए, तो अजमेर के लोगों ने इनको आमंत्रित किया, तब ये आए। गुजरात रहते हुए ही इन्होंने विवाह किया था। तो विवाह किया था तो पत्नी का नाम है कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी पत्नी का नाम। कर्पूरी देवी को एक मोस्ट क्वेश्चन आता है, उनकी बात करेंगे। भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला शासिका माना जाता है। प्रथम हिंदू महिला शासिका भी कह सकते हैं, माना जाता है। क्यों? अब ये शासक कब बनी? तो देखिए, इन कर्पूरी देवी के पिता का नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर बुजुर्ग अवस्था में था। उस समय कर्पूरी देवी के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था पृथ्वीराज और एक का नाम था हरिराज। जब अनंगपाल तोमर की मृत्यु हुई तो पृथ्वीराज 8 वर्ष का था, तो दिल्ली का प्रशासक पृथ्वीराज के नाम कर दिया गया। पर उस प्रशासन को वास्तव में चला कौन रही थी? कर्पूरी देवी। इसलिए भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका के नाम से जाना जाता है। अगली बात करें, सोमेश्वर चौहान के काल में एक प्रसिद्ध शिलालेख लिखा गया। पीछे हमने इसकी चर्चा भी की है, बिजौलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजौलिया शिलालेख। इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो भीलवाड़ा में। कहाँ है भाई? भीलवाड़ा। नेक्स्ट बात करें, सोमेश्वर चौहान के काल में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1177 में। युद्ध का नाम है 1177 का आबू का युद्ध। थोड़ा समझेंगे, अगर इसको नहीं समझे तो आगे का सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो आबू का युद्ध किनके बीच था, क्या कहानी है, क्या नहीं, बात करते हैं। आबू का युद्ध 1177 में, देखिए एक तरफ राजा था जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह। अब हम सोचेंगे बीच में कहां आ गया, तो बीच में आते हैं। एक तरफ राजा था भीम सेकंड। तो देखिए जयद्रथ सिंह आबू का राजा था और जयद्रथ सिंह का वंश था कौन सा? परमार। भीम द्वितीय गुजरात का राजा था और इसका वंश कौन सा था? चालुक्य। अब लड़ाई कहां से शुरू होती है? तो इस युद्ध का कारण देखते हैं हम। युद्ध का कारण, युद्ध का कारण है इस जयद्रथ सिंह की पुत्री। जयद्रथ सिंह की पुत्री, जयद्रथ सिंह की पुत्री का नाम था इच्छनी देवी। क्या नाम भाई? इच्छनी देवी। हुआ क्या, भीम द्वितीय सैर सपाटे पर जा रहे थे। जाने के दौरान कहीं इच्छनी देवी की झलक पड़ी। देखा तो बातचीत की कि आप कौन हो, कैसे, क्या, परिचय दिया गया। और भीम द्वितीय वापस अपने साम्राज्य में आकर जयद्रथ सिंह के पास पत्र लिखते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह है एक बढ़िया राजा से कराना चाहेगा। तो भीम द्वितीय एक शक्तिशाली राजा है जिसने मोहम्मद गौरी को 1178 में, किसको भाई? मोहम्मद गौरी को 1178 में चकनाचूर कर दिया, यहाँ से पराजित करके भगा दिया। एक ऐसा शक्तिशाली शासक। तो ये भी चाहेंगे, पर वो पत्र लिखते समय भीम द्वितीय ने आगे लिखा कि आपकी राजी होगी तो भी होगा विवाह और राजी नहीं होगी तो भी विवाह होगा। ये बात किसको बुरा लगा? जयद्रथ सिंह को। तो उसने युद्ध के लिए आमंत्रित कर लिया। तो आबू का युद्ध हुआ। अब भीम द्वितीय शक्तिशाली था तो जयद्रथ सिंह कमजोर पड़ा कि नहीं पड़ा? कमजोर पड़ा ना। अब जयद्रथ सिंह कमजोर पड़ा तो बताइए, आप इस बोर्ड को देखकर बता सकते हैं कि कौन है जो जयद्रथ सिंह का सपोर्ट कर सकता है? कौन लग रहा है आपको? तो आपको यहाँ कौन लग रहा है? सोमेश्वर चौहान। जयद्रथ सिंह ने क्या किया? सोमेश्वर चौहान को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया?
सोमेश्वर चौहान को, और सोमेश्वर चौहान बगैर तैयारी के ही इस युद्ध में कूद गए, और युद्ध में कूदते ही सोमेश्वर चौहान आए और आते ही मारे गए। अब बताइए कब मारे गए? 1177 में। पीछे से अजमेर को पता लगा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, सोमेश्वर चौहान अब यही था, अचानक गया, जाते ही मारा गया। तो पता लगा कि आबू का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में तो कर्पूरी देवी ने तुरंत प्रशासन को संभाला और इस युद्ध का जायजा लिया। तो पता लगा कि युद्ध का कारण कौन है? इच्छनी देवी। तो एक आदमी तो गया सोमेश्वर, इच्छनी देवी तो कम से कम आनी ही चाहिए। तो कर्पूरी देवी ने इस इच्छनी देवी का विवाह अपने पुत्र पृथ्वीराज से तय कर दिया। ये युद्ध है आबू का युद्ध। प्रश्न होगा आबू का युद्ध किस चौहान शासक के काल में हुआ था? तो चौहान शासक कौन है? सोमेश्वर चौहान। या फिर प्रश्न होगा कि कौन से युद्ध में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई? तो आबू के युद्ध में। इस प्रकार से सोमेश्वर चौहान की 1177 में मृत्यु हो जाएगी। तो सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, जो अजमेर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, अजमेर का अंतिम शासक, जिसने आस पड़ोस के राजाओं सहित विदेशी बड़े बड़े राजाओं को भी पराजित किया है, हम उसका अध्ययन कल की क्लास में करेंगे।